दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं और बिहार में चुनाव का दंगल शुरू हो गया है। इसी चुनाव के दंगल के बीच में आखिर तेजस्वी यादव की पत्नी की चर्चा क्यों हो रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि वो भी हो सकती हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री, इस पर भी चर्चा करूंगा। हालांकि चर्चा इस बातों पर भी करूंगा कि गठबंधन की स्थितियां क्या हैं और गठबंधन कितने तैयार हो गए और कितने रह गए। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि आधिकारिक रूप से तालिबान ने घोषित कर दिया है कि उसने पाकिस्तान से बदला ले लिया है और अब वो आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद लगातार पिछले 3 रातों से तालिबान, अफगान तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच में बहुत जबरदस्त संघर्ष छिड़ा हुआ है और इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि तालिबान को भारत ट्रेंड कर रहा है, भारत हथियार दे रहा है और भारत की सेना की गाइडेंस में तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है। हालांकि भारत ने ऐसे किसी भी बात का खंडन किया। दूसरी ओर इजराइल और हमास का समझौता तो हो गया। समझौते के मुताबिक हमास को इजराइल के जीवित बंधक वापस करने से जो उसने 20 बंधक दे दिए, साथ में जो डेड बॉडियां बंधकों की हमास के पास थी वो भी इजराइल को दी जानी थी, वो उसने डेड बॉडी दे दी। लेकिन जब इजराइल ने उन डेड बॉडियों का डीएनए करा तब यह पता लगा कि जिन इजरायली नागरिकों का अपहरण हुआ था और जिन इजरायली नागरिकों की ये डेड बॉडी बताई जा रही है, ये डेड बॉडी उन नागरिकों की नहीं है। इससे फिर यह खतरा खड़ा हो गया है कि हमास ने धोखा किया है और इजराइल जवाबी कार्रवाई कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। उधर दूसरी ओर आजकल आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पर पढ़ रहे होंगे, ग्वालियर में एक वकील साहब हैं और वो वकील साहब मूल रूप से कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं और पिछले कुछ समय से वो जाति के आधार पर हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। कभी वो सवर्णों को भड़काते हैं, कभी वो SC ST को भड़काते हैं, कभी वो पिछड़ों को भड़काते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि हिंदू समुदाय जातियों के आधार पर आपस में लड़े और हिंदू विरोधी ताकतों को चुनाव में जीत हो जाए। ऐसा ही एक प्रदर्शन का समय ग्वालियर में उनका DSP हिना खान से मुकाबला हो गया और उन्होंने हिना खान पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा दिया। हिना खान ने तत्काल जय श्री राम का नारा लगा दिया और उन वकील साहब को मुंह तोड़ जवाब दिया जो सामने एक मुस्लिम अधिकारी को देखकर तत्काल हिंदू मुस्लिम पर उतर आए थे। उधर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका में एक राजनयिक को गिरफ्तार किया गया है और इनका नाम है एशले जे टेलिस। ये भारतीय मूल के हैं, रहने वाले, और इन पर आरोप है कि ये चीन के लिए जासूसी कर रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले काफी लंबे समय से भारत और अमेरिका के संबंध किस तरीके के होने चाहिए उस
पर जो अमेरिका की सरकार को सलाह दे रहे थे वो ये एशले जे टेलिस वो प्रमुख व्यक्ति थे। और इन्हीं के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे थे। तो क्या अमेरिका के डीप स्टेट में चीन ने अपना एक भारतवंशी जासूस घुसा दिया और जो अमेरिकी प्रशासन में महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया और गलत सलाह देकर अमेरिका और भारत के रिश्तों को खराब करने लगा। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पुख्ता सबूत मिलने के बाद इस राजनयिक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है इन्होंने कई बार गोपनीय रूप से अमेरिका के कुछ शहरों के होटलों में जाकर अमेरिकी चाइनीज दूतावास के प्रतिनिधियों से गोपनीय मुलाकात करी। उसके बाद इन्होंने अपने एक जूनियर से अमेरिकी वायुसेना के कुछ उन दस्तावेजों को जबरन आदेश देकर हासिल करने का प्रयास किया जिनकी ना इन्हें जरूरत थी और ना जो इनकी पहुंच के लायक थे, यानी कि ये उन कागजों को नहीं देख सकते थे। न केवल उन्होंने अपने जूनियर से उन कागजों को मंगाया, उनकी फोटोकॉपी कराई। उसके बाद उन फोटोकॉपियों को इन्होंने एक होटल में जाकर चीनी दूतावास के अधिकारियों को सौंप दिया जिसके वीडियो सबूत अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के पास है। उसके पश्चात इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये संभावना है कि चीन अपने जासूसों के माध्यम से भारत और अमेरिका के रिश्तों को बिगाड़ रहा था। इसका क्या असर पड़ेगा, फिलहाल ये देखना होगा। और एशले जे टेलिस ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी बेगुनाही के सबूत अमेरिका की अदालतों को सौंप देंगे। दोस्तों, बिहार के चुनाव की तारीख है, आपको पता लगे होगी। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगा और 14 नवंबर को बिहार चुनाव का परिणाम आ जाएगा। बिहार के चुनाव में 2 बड़ी ताकत है। एक NDA जो भाजपा और जिसमें जनता दल यू बड़ी ताकत है, बड़ी पार्टी है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी, जीतनराम मांझी की पार्टी और भी 1-2 पार्टियां। और दूसरी ओर महागठबंधन है जिसकी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है। फिलहाल दोनों गठबंधनों में अच्छा नहीं चल रहा। हालांकि महागठबंधन के मुकाबले NDA में थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। सीटों का बंटवारा हो गया। NDA में 101 सीटें भाजपा के पास आई, 101 सीटें नीतीश कुमार को मिली और कुछ ना नुकर के बाद 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई। लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार में मजबूत हो। नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि चिराग पासवान को 29 सीटें मिले। उनको ये लगता है कि चिराग पासवान भविष्य में मेरी राजनीति को या यदि मेरा पुत्र राजनीति में आता है तो उसकी राजनीति को चुनौती दे सकते हैं। चिराग पासवान दलित हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं। व्यक्तिगत रूप से उनके नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे संबंध है और वो
बिहार में बहुत लोकप्रिय है। इस 29 सीट दिए जाने पर नीतीश कुमार बहुत नाराज है। इसलिए सीटों का बंटवारा होने के बाद भी जनता दल यू ने कुछ उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जो 29 सीटों में चिराग पासवान को दी गई सीटों में शामिल है। और यही नहीं, नीतीश कुमार ने बीजेपी पर दबाव बनाया है कि वो भी उनमें से कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे। और नीतीश कुमार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जो चिराग पासवान को दे दी गई थी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार चिराग पासवान के कद को छोटा करना चाहते हैं। अब जिस तरीके से जनता दल यू और बीजेपी ने चिराग पासवान की सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करी है, उसके बाद अभी तक चिराग पासवान का रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन ऐसा लगता है कि चिराग पासवान इस परिस्थिति को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार मेरे कद को छांटना चाहते हैं और वो फिलहाल बीजेपी से अपने संबंध बनाए रखते हुए ऐसी तमाम घटनाओं के बावजूद एनडीए में बने रहेंगे, ऐसी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 101 प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के इशारे पर या जो बिके हुए लोग होते हैं पैसा लेकर सोशल मीडिया पर लिखते हैं और जो भाजपा को हिंदू विरोधी बता रहे थे, भाजपा को जातिवादी पार्टी बता रहे थे और बिहार चुनाव से पहले हिंदुओं को सवर्ण बनाम पिछड़ा बनाम सीएसटी में लड़ाना चाहते थे। सोशल मीडिया पे आप ऐसी बहुत सारी पोस्ट आजकल देख रहे होंगे। उनको बहुत करारा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और अपने सभी 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया और जाति का भी बहुत ख्याल रखा है। फिलहाल शायद 50% के आसपास कुछ उन प्रत्याशियों को, उन जातियों को टिकट दिए गए हैं जिनके विरोधी होने के आरोप भाजपा पे लगाए जा रहे थे। अब वो लोग सोशल मीडिया पे क्या लिखेंगे मुझे पता नहीं। फिलहाल भाजपा ने अपने 16 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है और उनकी जगह नए प्रत्याशी उतार दिए। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल करा था तब लालू यादव की पार्टी के 2 विधायकों ने भाजपा के कहने पर नीतीश भाजपा गठबंधन के पक्ष में मतदान किया था। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि भाजपा ने उन दोनों को भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके अलावा एक सीट है, टाउन सीट, बिहार की टाउन सीट है। यहां से 8 बार के विधायक हैं प्रेम कुमार, लगातार 8 चुनाव जीत चुके। भाजपा ने इनको 9वीं बार भी मौका दिया है और ये 9वीं बार चुनाव जीतने के लिए फिर से चुनाव मैदान में है। एक बिहार में एक बहुत बड़ा नाम है मैथिली ठाकुर का, और ये बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। खास तौर से जो भजन सुनने के आदि हैं, अच्छे गाने सुनना चाहते हैं, अच्छे भजन सुनना चाहते हैं, अच्छे लोकगीत सुनना चाहते हैं, वो लगातार मैथिली ठाकुर को सुनते हैं।
उन्होंने आज तक कोई अश्लील गाना नहीं गाया और वो घर घर में लोकप्रिय है। युवा है, 25 साल उनकी उम्र है और वो देश भर की तरह बिहार जो उनका अपना होम स्टेट है वहाँ भी बहुत लोकप्रिय है। मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया है। शुभकामनाएं हैं मैथिली ठाकुर को। देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करेंगी। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मैथिली ठाकुर को संगीत पर ही ध्यान देना चाहिए था। हालांकि उन्होंने उनके राजनीति में शामिल होने पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करी, लेकिन वो लोग मैथिली ठाकुर के राजनीति में आने पर बहुत विलाप कर रहे हैं, जो मीसा भारती के गुणगान करते, जो रोहिणी भारती के रोहिणी आचार्य के गुणगान करते, जो प्रियंका वाड्रा के गुणगान करते हैं, जो डिम्पल यादव के गुणगान करते हैं या जो इकरा हसन के गुणगान करते हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये सब महिलाएं राजनीति में आ रही हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। स्वाभाविक है वो राजनीतिक कारणों से उसकी आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों 2016 में बिहार में एक भाजपा के नेता थे विशेश्वर ओझा। लालू यादव के गुंडों ने सरे राह इनकी गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने उनके पुत्र राकेश झा को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। बिहार की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है और वो है राघोपुर सीट। यह लालू यादव की परंपरागत सीट है। पहले प्रशांत किशोर जिनकी अपनी पार्टी जनसुराज है, उन्होंने दावा करा था कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे और वहां तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। लेकिन चुनाव आते आते प्रशांत किशोर पीछे हट गए और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। वैसे भी मेरा यह मानना है कि प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जितना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बिहार में उतनी ही ज्यादा जंगल राज वाली पार्टी लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ऐसा मेरा आकलन है। राघोपुर से तेजस्वी यादव ने नामांकन कर दिया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सतीश यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया है। मैं आपको यह भी बता दूं, 2010 के चुनाव में जनता दल यू के टिकट पर सतीश यादव ने राबड़ी देवी को चुनाव में पराजित कर दिया था। तो कोई हल्के फुल्के उम्मीदवार नहीं है सतीश यादव। और अब फिर भाजपा और जनता दल यू के संयुक्त प्रत्याशी हैं सतीश यादव। देखना है राघोपुर में चुनौती कैसे रहेगी। इसके अतिरिक्त अभी बीआरएस लेने वाले एक आईपीएस अधिकारी और एक आईएएस अधिकारी को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतार दिया। तो फिलहाल ये तो है एनडीए की स्थिति। अब उधर महागठबंधन पर आ जाओ। चुनाव नामांकन शुरू हो गए। खुद तेजस्वी यादव ने नामांकन कर दिया, लेकिन बिहार के कांग्रेस नेता टॉर्च लेकर और लालू यादव की पार्टी के लोग लालटेन लेकर राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन के बीच चुनाव ये समझौता नहीं हो पा रहा है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अभी यही तय नहीं है कि कांग्रेस की ओर से बात कौन करेगा। राहुल गांधी का आता पता नहीं,
कुछ दिनों पहले खबर मिली थी कि वो पेरू में है। अक्सर आरोप लगता है कि वो अपने परिवार से मिलने विदेश में रहते हैं, कभी कभी पिकनिक मनाने के लिए वो हिंदुस्तान में आ जाते हैं। फिलहाल बिहार के कांग्रेसी परेशान है, क्योंकि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के अलावा किसी कांग्रेसी नेता को लिफ्ट मारने को तैयार नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव किसी कांग्रेसी नेता को अपने सामने बैठने की बात छोड़ दो, खड़े होने की इजाजत दे रहे। चुनाव सिर पे आ गया, नामांकन शुरू हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। खींचतान एनडीए में भी है, लेकिन इससे बेहतर है वहां बंटवारा तो हो गया, बस थोड़ी सी चिराग पासवान की सीटों को लेकर रगड़ा हो रहा। लेकिन यहां तो कुछ पता ही नहीं कि तेजस्वी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन लड़ेगा। और तो और महागठबंधन में एक प्रत्याशी है मुकेश सहनी, उनकी अपनी पार्टी है। अभी ये नहीं पता कि वो महागठबंधन की ओर से लड़ेंगे या एनडीए में शामिल हो जाएंगे। सुनते हैं कि उनके भाजपा और नीतीश कुमार से बात हो रही है, और यदि उन्हें 2-4 सीटें भी मिल गई तो वो लड़ने को तैयार है। लेकिन उनकी एक शर्त है कि चाहे मेरा एक विधायक आए और चाहे 4, मैं चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस शर्त को नीतीश कुमार और बीजेपी मानेगी, और इस शर्त को तेजस्वी यादव भी मानने को तैयार नहीं है। तो महागठबंधन में हालत खराब है। लेकिन दोस्तों, एक नई बात शुरू हो रही है। सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा उठ गई है, और चर्चा ये उठ गई है कि यदि किसी वजह से बिहार में महागठबंधन चुनाव जीत जाता है, मतलब लालू यादव और राहुल गांधी की पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी, जिनका अब नाम राजश्री यादव हो गया है, लेकिन जिनका मूल नाम रेचल गोडिनो है, क्योंकि वो मूल रूप से ईसाई हैं, क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा कुछ कारणों से कुछ चर्चाओं ने जन्म लिया है। 2-3 तरीके की चर्चा है। एक तो चर्चा यह है, हो सकता है चुनाव परिणाम आने से पहले किसी कोर्ट के फैसले की वजह से तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ जाए, और यदि 14 तारीख नवंबर से पहले तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं और महागठबंधन को बहुमत मिल जाता है, तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव के अलावा किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होगी। और यह भी लगभग निश्चित है कि वो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल से होगा, और यह भी निश्चित है कि वो लालू यादव के परिवार से होगा। लेकिन चर्चाएं ऐसी हैं कि यहां पर राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, इन तीनों के बीच में बहुत गहरे मतभेद हैं। हालांकि फिलहाल लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले तेजस्वी यादव दिल्ली गए हुए थे। लालू यादव ने उनके पीछे 4 लोगों को सिंबल दे दिया। रात को तेजस्वी लौटे, बहुत नाराज हुए, और उन्होंने 4 को फोन करके बुलाया और उनसे जबरदस्ती वो सिंबल वापस ले लिया। और सुना यह जाता है कि उन्होंने परिवार के लोगों को चेतावनी दी है कि मेरी मर्जी के बिना कोई टिकट नहीं बटेगा। अब एक चर्चा ने जन्म ले लिया कि यदि तेजस्वी यादव जेल में होते हैं, तब लालू यादव भी चाहते हैं कि या तो मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव बने या लालू यादव की बेटी मीसा भारती बने और या लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य बने। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर वीटो कर दिया है। यह आशंकाएं हैं, चर्चाएं हैं, कोई पुख्ता न्यूज नहीं है। आप यह मत समझना कि यह कोई समाचार है पुख्ता, लेकिन ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर शुरू हो। सुना है कि जब लालू यादव के परिवार में यह चर्चा हुई कि यदि बहुमत मिल गया और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तब राबड़ी देवी ने यह कहा कि बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन लालू यादव ने यह कहा कि उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री मीसा भारती या रोहिणी आचार्य होंगे। तब तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को वो दिन याद दिला दिया जब लालू यादव जेल गए थे और जेल जाने पर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी, अपने पिता लालू यादव, दोनों को स्पष्ट कर दिया कि जो सिद्धांत उस दिन लागू हुआ था जिस दिन लालू यादव जेल में गए थे, वही सिद्धांत तब लागू होगा जब तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। और जिस तरीके से उस सिद्धांत के अनुसार लालू यादव के जेल जाने पर राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बनी थी, उसी सिद्धांत के अनुसार बहुमत होने पर और तेजस्वी यादव के जेल जाने पर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव उर्फ रेचल गोडनो बिहार की मुख्यमंत्री बनेंगी। तो क्या जिस तरीके से अचानक राबड़ी देवी का भाग्य पलटा था, क्या राजश्री यादव यानी कि रेचल गोडनो का भी भाग्य पलटेगा, ये देखना होगा। हालांकि अभी एक बड़ा सवाल यह भी है कि बहुमत किसको मिलेगा, महागठबंधन को या एनडीए को। दोस्तों, बिहार का चुनाव जारी हो गया है, बहुत सारी बातें निकल के आ रही है और सारी बातें आज बताने लगूंगा, ये वीडियो घंटे भर का हो जाएगा। अभी और चर्चाएं लगातार, चुनाव तक लगातार चर्चाएं करेंगे। आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए विश्वपति का आपको नमस्कार। और फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।